ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर जैसे इसका नेम है कि वर्क क्या है इसका, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा इसका नाम है बिल्कुल, ट्रांसफार्मर का क्या वर्क है। फॉर्म मतलब होता है रूप, ट्रांस सीधी सी बात है, इसको चेंज करने वाला, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म को, रूप को क्या कर दे, चेंज कर दे, वही ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले आपको क्या चीज़ जानना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीनरी है जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, अन्योन्य प्रेरण पर ये आधारित है, हिंदी में कहें तो, ठीक है। और इनका काम क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। अभी अगर इसको सीधे सीधे समझने की कोशिश करें कि इसका काम क्या है, तो मैं बताऊं ये हाई वोल्टेज की वीक करंट को लो वोल्टेज की स्ट्रॉन्ग करंट में कन्वर्ट कर देता है। एक काम ये है इसका ट्रांसफार्मर का, और दूसरा काम ये है कि ये लो वोल्टेज की स्ट्रॉन्ग करंट को हाई वोल्टेज की वीक करंट में कन्वर्ट कर देता है। ये इसके दो सबसे खास काम है, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर एक चीज और है कि इस तरीके से तो ट्रांसफार्मर का दो मुख्य काम है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, सीधी सीधी बात है, वोल्टेज कन्वर्जन ही इसका मेन वर्क है। तो इस आधार पर, इस तरीके पर, इस बेस पर आपके ट्रांसफार्मर दो तरीके के हो सकते हैं। एक का नाम है इस वाले का जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और एक है आपका जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दो तरीके के आपके ट्रांसफार्मर्स हो गए, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि ट्रांसफार्मर, इस हिंदी में इसको स्टेप डाउन को अपचाई और स्टेप अप को उच्चाई ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट के ही वोल्टेज के कन्वर्जन में काम आ सकता है, डीसी करंट के नहीं, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन पर ये वर्क करता है, और म्यूचुअल इंडक्शन या कोई भी इंडक्शन केवल स्प्रिंग में हो सकता है, प्रेरकत्व में हो सकता है। अब शुरुआत करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर का रचना कैसी है ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर दिखने में कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन एक सिंपल ट्रांसफार्मर में मेनली जो कंस्ट्रक्शन है, सिंपल ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स। इसमें दो कॉइल्स होती हैं, दो कॉइल्स, एक सिंपल ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती हैं, स्प्रिंग्स, प्रेरकत्व, और ये एक लोहे की क्रोड पर लपेटी हुई होती है, लोहे की क्रोड पर, आयरन कोर पर, आयरन कोर पर। अब ये आयरन कोर कैसे हो सकते हैं, जैसे ये हैं आपके आयरन कोर्स। एक तो ऐसी होती है रेक्टेंगुलर या स्क्वायरल शेप में, बीच में खोखला है, पत्ती की तरीके, दिस इज लाइक पत्तियां, ठीक है। और ऐसी कई पत्तियां ले लेते हैं, 8, 10, 20, 40, 50। आपको पता है क्यों? पत्तियों के होने से एक खास बात होगा कि इसमें एडी करंट्स नहीं क्रिएट होंगी, भंवर धारा नहीं उत्पन्न होगी। तो ऐसे पत्तियां होती हैं, कई सारी पत्तियां एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते चले जाते हैं, ठीक है। और आयरन्स की होती हैं सारी पत्तियां। और इनके बारे में एक चीज़ और आपसे कहते हैं कि ये जो दोनों कॉइल्स की मैंने चर्चा की थी, ये कॉइल्स इन्हीं साइड्स पर होते हैं, एक इस पर और एक इस पर।
बशर्ते दोनों कॉइल्स एक दूसरे से इंसुलेटेड हो, अलग अलग हो, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल किसी सूरत में टच ना करें। ठीक है, ये इनके लिए है। और फिर क्या है कि ये जो दोनों ये जो आपका कोर है, इससे ऐसी बहुत सारी पत्तियां होती हैं। ज़रूरी नहीं आपका कोर ऐसा ही हो, आप कोर को ऐसे भी ले सकते हैं, सर्कुलर शेप में भी ले सकते हैं, कई सारे कोर्स होंगे। आप मोटा सा नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल मोटा सा एक ले लें, मतलब ऐसे एक रिंग ले लें, वो भी लोहे की मोटी सी रिंग आप नहीं ले सकते। अगर आप मोटी सी रिंग लेंगे तो उसको आप ऐसे काट दें, जैसे फल को स्लाइस में काटते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से। ऐसे ही अगर आप चाहें तो इसको मोटा सा पहले ले लें, आयरन का इतना मोटा सा चौकोर सा ऐसे ले लें, जैसे बाउंड्री की तरीके, फ्रेम की तरीके, उसको पतली पतली पत्तियों में आप स्लाइस की तरीके काट दें। उससे एडी करंट्स क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आपके दोनों कॉइल्स थी, ये दोनों कॉइल्स जो हैं कॉपर्स की होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कॉपर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, यानी कि हीट क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इन कॉइल्स को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखना है, एक दूसरे को ये टच नहीं करेंगे। आपको बता दें इन दोनों कॉइल्स में एक खास बात होती है, एक पर टर्न्स कम होते हैं, कम टर्न्स होते हैं एक पर, और एक पर टर्न्स ज़्यादा होते हैं। दोनों के टर्न्स में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक, दोनों में टर्न्स सेम नहीं होती। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे दोनों में टर्न्स क्या नहीं होती है, सेम नहीं होती हैं। आपको समझाने की अगर कोशिश करें कि ये जो दो टाइप्स के ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन और स्टेप अप, अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा किस तरीके से ये टर्न्स सेम नहीं होते हैं। ये वायर्स भी सेम नहीं होते, मतलब वायर दोनों तो कॉपर के बने होते हैं, दोनों ही आपके कॉइल्स, लेकिन एक में अधिक टर्न्स, एक में कम टर्न्स, और दोनों वायर्स में एक वायर पतली होती है, एक वायर मोटी होती है। क्यों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम आपसे कहें कि आपका जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था इस टाइप का, वो हाई वोल्टेज कि वीक करंट को लो वोल्टेज के स्ट्रॉन्ग करंट में कन्वर्ट कर देती है। और एक जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, ये लो वोल्टेज की स्ट्रॉन्ग करंट को हाई वोल्टेज की वीक करंट में कन्वर्ट कर देती है। अब ये स्टेप अप था। अब आपको बताते हैं कि आपके ट्रांसफार्मर में पहली बात तो आयरन लैमिनेटेड क्या होती हैं, क्रोट्स होती हैं। और आपको स्ट्रांगली ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, ये सिंगल नहीं होता, ऐसी बहुत सारी लैमिनेटेड प्लेट्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लैमिनेट कर देते हैं। ठीक है ना, उससे लाभ क्या होता है, एक हमको मोटी सी क्रोट मिल जाती है। ठीक है ना, एडी करेंट्स क्रिएट नहीं होती, चूंकि मैंने डिवाइड कर दिया स्लाइस की तरीके इनको कई परतों में। अब क्या होता है कि जो आपके स्टेप डाउन है वो हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करना है, लो वोल्टेज में। आप अच्छे से जानते हो कि जितना ज़्यादा क्या होंगी टर्न्स होंगी, वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, स्टेप किस में, डाउन में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है? तो फिर सबसे बड़ी बात क्या होगी कि हाई वोल्टेज में ज़्यादा टर्न्स होंगी और हाई वोल्टेज वाले वीक करंट। तो वीक करंट के लिए अगर आप चाहते हैं करंट कम हो, करंट का अमाउंट कम हो, तो आपको जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा रेजिस्टेंस रखने के लिए तार कैसा होना चाहिए, वायर हमारा कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। थिन वायर जो होता है उसमें करंट कम होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो हाई वोल्टेज वीक करंट, तो हाई वोल्टेज के लिए क्या कंपलसरी है, हाई वोल्टेज के लिए कंपलसरी है कि टर्न्स ज़्यादा हों। और वीक करंट के लिए क्या कि वायर काफ़ी थिन हो, थिन वायर और टर्न्स ज़्यादा हो। कन्वर्ट करना इसमें लो वोल्टेज में, तो लो वोल्टेज के लिए टर्न्स क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए। और स्ट्रॉन्ग करंट के लिए वायर मोटे होने चाहिए, पतले नहीं होने चाहिए। तो फिर टर्न्स कम होंगे और वायर थोड़ा मोटा होगा। ठीक, वायर थिन नहीं होगा, थिक होगा, क्योंकि करंट स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन वोल्टेज लो करना है। तो टर्न्स इन कंपैरिजन दैट थोड़ा कम होगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका बेटा, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। अब बात करते हैं स्टेप अप का। तो लो वोल्टेज की स्ट्रॉन्ग करंट, बिल्कुल जस्ट इसी का उल्टा, लो वोल्टेज की स्ट्रॉन्ग करंट को हाई वोल्टेज की वीक करंट में कन्वर्ट करना है। तो लो वोल्टेज की स्ट्रॉन्ग करंट को तो ऐसे कर दो, लो वोल्टेज की स्ट्रॉन्ग करंट,
तो भैया लो वोल्टेज की स्ट्रॉन्ग करंट, तो लो वोल्टेज के लिए कम टर्न्स होंगे, स्ट्रॉन्ग करंट के लिए वायर थोड़ी थिक होगी। वायर थोड़ी थिक है और लो वोल्टेज के लिए टर्न्स लेस, थोड़ा कम है। हाई वोल्टेज की वीक करंट में कन्वर्ट करना, हाई वोल्टेज के लिए ज़्यादा टर्न्स होना चाहिए और टर्न्स ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू डेथ, ज़्यादा होना चाहिए टर्न्स। और वायर थिन होनी चाहिए, चूँकि वायर थिन होने से क्या खास बात होगी, वीक करंट होगा। ये आपका जो है स्टेप अप के लिए है। इसका नाम, स्टेप डाउन का नाम अपचाई है और स्टेप अप का नाम उच्चाई है। ठीक, अभी इसमें एक खास बात और कर दें थोड़ी सी आपको, कि आप इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, इसको प्राइमरी कॉइल, इसमें इसको सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है आपका ट्रांसफार्मर। ये तो स्ट्रक्चर हो गया बेटा इसका। आप क्या चीज़ शुरुआत करते हैं इसमें, इनका क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये वर्क करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये वर्क करते हैं, किस तरीके से, इस मैकेनिज्म क्या है। आपको जिस वोल्टेज को कन्वर्ट करना है, जिस करंट का वोल्टेज चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, जिस भी करंट का वोल्टेज आपको ट्रांसफॉर्म करना है, उसके सोर्स को आप हमेशा प्राइमरी कॉइल से अटैच करेंगे। मान लीजिए कोई एसी सोर्स ले लिया मैंने, ये कोई एसी सोर्स है, इसका वोल्टेज हमको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना। इसका क्या ट्रांसफॉर्म करना है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करना है। एक मिनट, अगर आपको इसके वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करेंगे आप, देखिए जो इसका सोर्स है इस एसी करंट का, इस एसी करंट का जो सोर्स है उसको आप प्राइमरी कॉइल पर अप्लाई कर दो। और आपको पता है कि अगर ये एसी करंट है तो ये एसी करंट एक साइकिल में एक बार एक डायरेक्शन में और फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस प्राइमरी कॉइल में ये एसी करंट दो डायरेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। और जब एक बार करंट एक डायरेक्शन में चलेगी इस कॉइल में या इस सोर्स में, तो फिर इस कॉइल के कारण, चूंकि इस कॉइल को आपने क्रोड पर लपेट दिया है, तो क्रोड में जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो एक डायरेक्शन में होगा। और फिर सबसे बड़ी बात क्या चीज है कि ये करंट पहले जीरो से बढ़ती है, फिर करंट बढ़कर क्या करती है, घटती है उसी डायरेक्शन में, यानी करंट की वैल्यू में परमानेंट चेंज हो रहा है। तो इस करंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा, उस फील्ड की फ्लक्स में भी क्या होगा, चेंज होगा परमानेंट। तो इससे क्या खास बात बनी, ये समझें कि इस क्रोड जो क्रोड इस पर या फिर जिस क्रोड पर ये आपका प्राइमरी कॉइल लपेटा हुआ है, जिस क्रोड पर ये प्राइमरी कॉइल लपेटा हुआ है, इस क्रोड का जब मैग्नेटाइजेशन होगा तो एक बार तो एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस क्रोड का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो करंट के अनुसार पहले बढ़ेगा फिर घटेगा एक डायरेक्शन में, यानी कि इस क्रोड में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ वो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, स्टेबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब चूंकि सेकेंडरी कॉइल भी इसी किस पर है, क्रोड पर लगी हुई है, तो अब जब इस क्रोड के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा या फिर इस क्रोड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना, उस मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होगा उससे इस क्रोड से जो फ्लक्स, इस क्रोड में फ्लक्स बनेगा, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो उस फ्लक्स का इसमें भी तो चेंज होगा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल भी आपकी किस पर लगी हुई है, क्रोड पर लगी हुई है। तो सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है उस फ्लक्स में भी चेंज होगा, और इस कारण से इस सेकेंडरी कॉइल में भी क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो जाएगा या फिर ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा।
यानी कि सीधे सीधे मोटी मोटी बात करते हैं कि जब आपने एसी सोर्स अप्लाई किया इस प्राइमरी कॉइल पर, तो चूंकि एसी सोर्स में करंट दो डायरेक्शन में चलता है एक ही साइकिल में, और फिर होगा क्या चीज, अगर करंट दो डायरेक्शन में चलेगा तो चूंकि इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, चूंकि करंट की वैल्यू परमानेंट चेंज होती है एसी करंट की, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन पड़ जाएगा, ये क्रोड पड़ जाएगा, और क्रोड आयरन की बनी हुई है तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली इसमें मैग्नेटाइजेशन दो डायरेक्शन में होगा, एक बार एक डायरेक्शन में, चूंकि करंट एक डायरेक्शन में, फिर करंट चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर इस क्रोड में फिर अपोजिट मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है ना। यानी पूरी कहानी ये हो गई। और सबसे खास बात क्या है कि इस पूरी एक साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट की एक साइकिल के लिए एक बार देखो करंट जीरो से मैक्सिमम, करंट जीरो से मैक्सिमम तो इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ, फिर मैक्सिमम से जीरो तो इस क्रोड में जो मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ उसका डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। अब इस तरीके से इसमें जो मैग्नेटाइजेशन हुआ फिर डीमैग्नेटाइजेशन हुआ, तो इसके कारण से इस वाले सेकेंडरी कॉइल्स में से जो फ्लक्स जा रही है, एक बार फ्लक्स बढ़ी फिर एक बार फ्लक्स घटी, तो फ्लक्स चेंज हुआ सेकेंडरी कॉइल में, और जब फ्लक्स चेंज हुआ तो जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा इसी करंट के अकॉर्डिंग, मैग्नेटाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। अब फिर क्या हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम हुआ, फिर मैक्सिमम से मिनिमम हुआ, तो फिर इस क्रोड में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगा, तो इसमें भी उसी हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ क्रिएट होगा। यानी जिस हिसाब से हम आपसे कहें पूरी कहानी क्या हुई कि जैसे ये आपने जो अप्लाई किया है, इनपुट किया है जो आपका एसी करंट है, जैसे इस करंट में चेंज होता है, क्या देखिए करंट जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो अपोजिट डायरेक्शन में, उसी हिसाब से इस क्रोड में क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन फिर डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, जब ये मैग्नेटाइजेशन फिर डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर डीमैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में, उसी प्रकार से इसमें भी बेटा ईएमएफ क्रिएट होगा, फिर ईएमएफ जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ क्रिएट होगा इसमें, फिर ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इधर अगर पूरे प्रोसेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इसमें, फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी फर्स्ट कॉइल के थ्रू, फर्स्ट कॉइल और क्रोड के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में फर्स्ट कॉइल और क्रोड के द्वारा, फिर क्रोड और सेकेंडरी कॉइल के द्वारा क्या होगा कि मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद सबसे खास बात इसमें क्या चीज है कि भैया पूरी कहानी ये बनकर आई कि प्राथमिक कुंडली की वैद्युत ऊर्जा का क्रोड में चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाता है, फिर क्रोड की मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इस सेकेंडरी कॉइल में, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब सबसे बड़ी बात क्या चीज है भैया कि अगर मैं मान लूं कि फर्स्ट कॉइल में, ये जो फर्स्ट कॉइल हमारा या जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है कितने हैं, एनपी, इतने टर्न्स हैं, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एनएस हैं। और मैं ये अगर मान के चलता हूं एक मिनट के लिए, अगर मैं ये मान लूं आपके कहने से, क्या चीज भैया कि जितने भी फ्लक्स हो रहा है, मतलब क्या, जितना फ्लक्स इसके एक टर्न से पास आउट हो रहा है, एक फेरे से जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, वो सारी बल रेखाएं दूसरे वाले कॉइल के भी सभी टर्न से होकर जा रही हैं। मतलब अगर 100 फ्लक्स लाइन इससे गुजर रही है तो वो 100 फ्लक्स लाइन इसके भी हर टर्न से जा रही हैं। मतलब किसी प्रकार के फ्लक्स में लीकेज नहीं होता, क्षरण नहीं होती है। अगर 100 बल रेखा इससे गुजर रही है एक टर्न से, वो 100 बल रेखाएं सेकेंडरी कॉइल के भी हर टर्न से गुजर रही है, मतलब नो एनी लीकेज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम इसमें क्या चीज कह सकेंगे, बेटा, अगर 100 बल रेखाएं यहाँ क्रिएट हुई, 100 बल रेखा ऐसे 100 फोर्स लाइन अगर ऐसे क्रिएट हो रही है, जो जाती हैं ऐसे फोर्स लाइन, अगर वो 100 फोर्स लाइन इससे भी पास आउट हो रही हैं, तो हम एक चीज़ कहने में क्या चीज़ पॉसिबल होंगे कि भैया जितना इसमें फ्लक्स चेंज होगा उतना इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा, दोनों में फ्लक्स चेंज क्या होगा, सेम होगा, फ्लक्स चेंज सेम होगा। क्या सेम होगा, फ्लक्स चेंज सेम होगा, ठीक है। तो भैया आप देख लीजिए ईएमएफ की बात कर लीजिए, तो पहले वाले कॉइल में ईएमएफ मैंने क्या चीज़ कहा, देखिए देखो ये है, अगर 100 फ्लक्स 100, फाई की वैल्यू 100, 100 के 100 इससे भी गुजर रही हैं और एक भी लीकेज नहीं हो रहा, सब इससे भी गुजर रही हैं, ठीक है ना। तो इनमें कितना ईएमएफ क्रिएट होगा, पहले वाले में जो ईएमएफ क्रिएट होगा माइनस NP डेल फाई अपान डेल्टा टी, और दूसरे वाले में जो क्रिएट होगा माइनस NS डेल फाई अपान डेल्टा टी। ये इनमें क्या होगा, जो ईएमएफ क्रिएट होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक बात तो क्लियर हो गई, क्या चीज कि सारे के सारे जितने भी हैं
फ्लक्स तो सब में सेम हो गए सारे टर्न्स में, 100 लोग इनसे भी, 100 इनसे भी वही, 100 इनसे भी वही, सब एक में एंट्री ले रहे हैं। और अगर वो सारे के सारे फ्लक्स इनसे भी एंट्री ले रहे हैं, सारे के सारे, कोई फ्लक्स में क्या नहीं हो रहा है, कोई भी क्षरण नहीं हो रहा है, तो सभी टर्न्स में फ्लक्स सेम होंगे। 100 बल रेखा बनी, 100 इससे भी, 100 इससे भी, 100 इससे, और 100 बल रेखाएं इन सब से जाएंगी, तो जो इनमें ईएमएफ क्रिएट होगा वो ये होगा बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक चीज क्या देते हैं कि भैया यहां से जरा एक चीज निकाल लें, ES अपान EP। तो ES इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ES इज इक्वल टू ये वाला होगा, -NS इंटू डेल फाई अपान डेल्टा टी, और EP इज इक्वल टू माइनस NP डेल फाई अपान डेल्टा टी, ये कट जाएगा, तो ES अपान EP क्या आएगा, NS अपान NP आएगा। इसी को हम स्मॉल r से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, स्मॉल r से। खास बात, अगर इन वायर्स का, मैंने कॉपर इसीलिए लिया था, अगर इन वायर्स का रेजिस्टेंस 0 है, ओमिक रेजिस्टेंस 0 है, अगर इन वायर्स का ओमिक रेजिस्टेंस 0 है, तो मैं आपको बता दूं कि जितना वोल्टेज इस पर दिए थे फर्स्ट कॉइल पर, जितना वोल्टेज आपने किस पर दिया था, फर्स्ट कॉइल पर दिया था, बिल्कुल उतना ही ईएमएफ भी क्रिएट होगा। और अगर ये आपका जो सेकेंडरी कॉइल है, अगर आपने कोई इसमें आउटर सोर्स नहीं लगा रखा, कोई आउटर सर्किट, ठीक है, कोई बाह्य परिपथ नहीं लगाया है, कुछ इससे बल्ब नहीं जल रहा है, ये परिपथ खुला है, बिल्कुल ऐसे ही खुला है, कुछ आप इससे कनेक्ट नहीं करेंगे, तो मैं बताऊं इस सेकेंडरी कॉइल में भी जितना ईएमएफ बनेगा, जितना भी ईएमएफ बनेगा वो बाह्य वोल्टेज के बराबर होगा, सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल्स पर वोल्टेज के बराबर होगा, अगर कोई इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो। ठीक है, सीधी सीधी बात यह है कि अगर सेकेंडरी कॉइल ओपन है, इससे कोई बल्ब नहीं लगा है, जल नहीं रहा कुछ, तो इसके टर्मिनल्स के बीच उतने विद्युत वाहक बल होगा जितना इसके टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज होगा। विभवांतर, उतने विभवांतर होगा, उतना ही विभवांतर होगा इसके टर्मिनल्स के बीच जितना ईएमएफ क्रिएट होगा सेकेंडरी कॉइल्स के टर्मिनल्स के बीच। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ कि ES अपान EP इज इक्वल टू VS अपान VP। तब कब भैया, जब इनका रेजिस्टेंस 0 हो, इनका रेजिस्टेंस कितना हो, 0 हो, उस कंडीशन में ES अपान EP इज इक्वल टू VS अपान VP होगा। और आपको तो दिखाई दिया NS अपान NP, इसको स्मॉल r से दिखाते हैं, इसको परिणमन अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं परिणमन अनुपात। इंग्लिश में इसी चीज़ को क्या चीज़ बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कितना चेंज हुआ, कितना कन्वर्जन हुआ, प्राइमरी को कितना सेकेंडरी में हम कन्वर्ट कर पाए, इसका ईएमएफ कितना इसके ईएमएफ पे कन्वर्ट हो पाया, ये तो बात हो गई। अब उसमें एक दो बातें और कर लेते हैं। क्या चीज़, इस स्मॉल r की वैल्यू की बात करें, स्मॉल r की वैल्यू, तो अगर आपका स्टेप अप है, स्टेप अप या ये स्टेप डाउन है, आपका ये वाला स्टेप डाउन है, अगर स्टेप डाउन है तो इसमें टर्न्स ज़्यादा है, इसमें टर्न्स कम है सेकेंडरी में, तो जाहिर सी बात है कि स्टेप डाउन के लिए NS क्या है, कम है, और कौन ज़्यादा है, NP ज़्यादा है। स्टेप किसके लिए, डाउन के लिए, तो NS अपान NP इज लेस देन 1। ठीक है ना, यानी R की वैल्यू, परिणमन अनुपात का मान 1 से कम होगा स्टेप डाउन के लिए। और स्टेप अप में क्या है, इसमें टर्न्स ज़्यादा है, इसमें टर्न्स कम है। चूँकि NS ज़्यादा है और NP कम है, तो NS अपान NP इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, यानी कि परिणमन अनुपात का मान ज़्यादा होगा 1 से, स्टेप किसके लिए, अप के लिए। ये इतनी सी बात हो गई। अब फिर एक दो बातें और इसमें कहते हैं, अगर इस चीज़ को मान लेते हैं आप कि बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस 0, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो, इस कंडीशन में क्या चीज़ की पावर इन प्राइमरी सर्किट नहीं, प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी कॉइल, एंड पावर इन प्राइमरी कॉइल, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू I होता है। मैं मान लूँ कि प्राइमरी कॉइल में करंट IP है किसी क्षण, और सेकेंडरी कॉइल में करंट कितनी है, IS है, तो फिर क्या कहेंगे, VP इंटू IP, VS इंटू क्या बेटा, IS। आपको पता है VS अपान VP इज इक्वल टू IP अपान IS।
तो ये तो जाहिर सी बात है, होना था। मैं आपको कह चुका हूँ क्या कि स्टेप अप में खास बात क्या है, हाई वोल्टेज की वीक करंट को लो वोल्टेज की, सॉरी स्टेप, चलो इसको ऐसे लिखो, स्टेप डाउन कर दो इसको, हाई वोल्टेज की वीक करंट को लो वोल्टेज की स्ट्रॉन्ग करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और जब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्जन होता है तो वीक करंट किस में बदल जाता है, स्ट्रॉन्ग करंट में। यानी हाई वोल्टेज था तो वीक करंट, लो वोल्टेज था तो स्ट्रॉन्ग करंट, यानी करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन उल्टा है, ठीक है ना। तो यहां देख लीजिए, ठीक, अगर ये हाई वोल्टेज होगा तो करंट वीक होगा, देख लीजिए Vs वोल्टेज हाई तो करंट वीक, और अगर वोल्टेज वीक तो करंट स्ट्रॉन्ग, उल्टा रिलेशन है। जिस रेशियो में आपका वोल्टेज घटेगा या बढ़ेगा, Vs अपान Vp, जिस रेशियो में आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, उसी रेशियो में आपका करंट घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। जैसे लिखा मैंने, दिखाया तो आपको Vs बटे Vp Ip अपान Is इज इक्वल टू स्मॉल आर। अगर मान लीजिए, अगर समझिएगा, अगर मैं कह दूं स्टेप अप है, यानी कि स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, तो अब ये समझने की जरूरत है कि जिस रेशियो में आपका वोल्टेज बढ़ेगा, जिस रेशियो में वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा स्टेप अप में, उसी रेशियो में करंट घट जाएगा। अगर वोल्टेज 4 गुना बढ़ गया प्राइमरी से सेकेंडरी में, तो करंट 4 गुना घट जाएगा। यानी करंट का कन्वर्जन और वोल्टेज का कन्वर्जन सेम रेशियो में तो होगा, लेकिन नेचर अपोजिट होगा। अगर वोल्टेज 4 गुना बढ़ रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल में, तो करंट 4 गुना घट जाएगा प्राइमरी टू सेकेंडरी में। ये इनका एक तरीके से हो गया। अब चीज़ क्या कहते हैं कि भैया एक सबसे खास बात यह है कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट जा रहा है, और अगर वोल्टेज घट रहा है तो करंट बढ़ जा रहा है। यानी कि पावर कांस्टेंट है, पावर में चेंज नहीं हो रहा है, यानी एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, सिर्फ फॉर्म्स कन्वर्ट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। यानी ट्रांसफॉर्मर इज नॉट जनरेटर ऑफ द एनर्जी, इट इज ओनली कन्वर्टर। ये एनर्जी का उत्पादक नहीं है, सिर्फ परिवर्तक है, एनर्जी के स्वरूप को क्या कर देता है, बदल देता है। ये तो इनकी बात हो गई भैया। अगली चीज ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितनी एनर्जी प्राइमरी कॉइल में हो उतनी ही एनर्जी सेकेंडरी कॉइल में, यानी जितना हम इनपुट करें उतना ही हमको आउटपुट में मिल सके। पॉसिबल है कि जितनी एनर्जी हम प्राइमरी कॉइल को दूं उतनी एनर्जी हमको सेकेंडरी कॉइल में मिल सके? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। यानी अगर आप प्राइमरी को 100 जूल देंगे तो सेकेंडरी में आपको 100 जूल मिल नहीं सकता, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो यानी कि एक चीज अगर सीधी सीधी बात कहें कि इनपुट और आउटपुट सेम नहीं हो सकता है। अगर आपसे पूछता जाता कि आउटपुट एनर्जी अपान इनपुट एनर्जी, तो हमेशा कम होगा आउटपुट इनपुट से, ठीक है। अब जरा सा आपको कुछ बताने की जरूरत करें कि इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफार्मर एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉसेस है ये कुछ डायरेक्ट तौर पर होती हैं, प्रत्यक्ष हमको दिखती है कहाँ ये एनर्जी लॉस हो रहा है। तो एनर्जी कम नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ एनर्जी का लॉस हो रहा है। सबसे बड़ी बात, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि देखिए एनर्जी लॉस और एनर्जी कन्वर्जन में जो है जो डिफरेंस आ रहा है, इसमें आपको माइन्यूट सा डिफरेंस समझना होगा। एनर्जी लॉस मतलब हम 100 जूल दे रहे हैं, तुम 80 जूल लौटा रहे हो, इसका मतलब 20 जूल आपने कहीं खर्च किया है कि 20 जूल का पता ही नहीं है, मैंने 20 जूल खर्च भी नहीं किया, बिल भी 80 जूल रहा है, ऐसा नहीं है। तो एनर्जी कंजर्वेशन आपका इसमें भी वायलेट नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। आपको बता दूं लॉस कहाँ हो रहा है। पहली बात तो कॉपर में लॉस हो रहा है, ठीक है। कॉपर लॉस में क्या चीज़ है, सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि भैया कि जब आप कॉपर में या किसी भी मेटल में करंट फ्लो करते हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ क्या हो जाता है,
उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है सिस्टम को, और इस तरीके से एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है ना। तो कॉपर में हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है, जिसको आप कॉपर लॉस भी बोल सकते हो, एक इस रूप में। दूसरा एडी करंट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। एडी करंट कहाँ पर क्रिएट होता है, आपका ये जो कोर था जिस पर आपने दोनों कॉइल्स को लपेटा था, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, उस कोर में भी, जिसको आप क्रोड बोलते हो हिंदी में, उस क्रोड में भी एडी करंट्स क्रिएट होती हैं। वैसे एडी करंट्स को हमने कम करने के लिए उसको फिर लैमिनेटेड कर दिया था, काट काट कर पटलित कर दिया था, ताकि कम से कम एडी करंट्स क्रिएट हो, ठीक है ना। उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग आयरन कोर को लैमिनेटेड कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, कम से कम एडी करंट क्रिएट होता है। तो फिर एक सबसे खास बात होती है कि जो है ज़्यादा हीट हमारा, मतलब ज़्यादा एनर्जी हमारी हीट के फॉर्म में लॉस नहीं होती है। एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या चीज़ होता है, हिस्टैरिसीस लॉस ये होता है बेटा कि जैसे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे आयरन को या निकिल को या मैग्नीज को, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इनका मैग्नेटाइजेशन होता है, ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब जब मैग्नेटाइजेशन होता है तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोमेन्स होते हैं वो डोमेन्स वन डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाते हैं। तो होता है, सबसे खास बात क्या चीज़ है बेटा, कि एक खास बात कि जब ये वन डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर जैसे कैसे भी आप किसी न किसी एनर्जी को ही दे करके आप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन को वन डायरेक्शन में ले जाते हो। अब ये वन डायरेक्शन में जाते हैं तो कुछ हीट क्रिएट करते हैं, और वो हीट तो डिसिपेटेड हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। तो जब वो फिर से अपना स्वरूप लेते हैं तो फिर हमको सारी एनर्जी वापस नहीं करते हैं। अगर हमने मैग्नेटाइज करने में 100 जूल दिया, उनको चुंबकित करने में, तो उस 100 जूल का कुछ हिस्सा हीट बनकर इधर उधर उड़ गया। वापस जब डीमैग्नेटाइजेशन हुआ सब्सटेंस का, आयरन का, तो फिर वो हमको 80 जूल ही मिला, 20 जूल हमारा चला गया। इसलिए इस तरीके से भी हमारी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर एक चीज़ हम आपसे ये कहें कि भैया सीधी सीधी बात यह है कि जब आप एसी करंट के थ्रू उस आयरन क्रोड को मैग्नेटाइज कर रहे थे तो फिर वो मैग्नेटाइजेशन के दौरान कुछ हीट क्रिएट करता है और वो हीट डिसिपेटेड हो जाता है, ठीक है ना। अब आप किस तरीके से उस हीट को कम से कम कर सकते हैं, इसी को हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। एक बार फिर से समझें, ऐसे ये आयरन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हैं सारे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स सारे बिखरे हैं इधर उधर। अब आप इस आयरन को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इस तरीके से, आपने पहले करंट दिया हो, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, जैसे अल्टरनेटिंग करंट आप दे रहे थे प्राइमरी सोर्स पर, तो फिर उससे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होने से, उस प्राइमरी सोर्स में करंट की वैल्यू चेंज होने से, उससे जो मैग्नेटिक मतलब इंडक्शन के कारण जो मैग्नेटाइज क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड में आपका क्रोड पड़ा हुआ है, ये इसी पर तो आपका वो था क्रोड। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ उसमें आपका क्रोड पड़ा हुआ है। अब इस क्रोड में क्या हुआ, ये आयरन है, आयरन में से इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने से सारे इलेक्ट्रॉन क्या डायरेक्शन में गए, वन डायरेक्शन, ये सब घूमकर वन डायरेक्शन में चले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चले गए। किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चले गए। अब जब ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में गए तो भैया इस दौरान थोड़ी इसमें हीट क्रिएट हुई, और हीट क्रिएट हुई, वो हीट चारों तरफ क्या हो गया, निकल गया वातावरण में, ठीक है। आपके सराउंडिंग्स में वो सारे हीट क्रिएट निकल गया, और हीट जब निकल गया सारा तो फिर उतनी एनर्जी लॉस हो गई। अब कुछ ऐसा करें हम कि ये एनर्जी लॉस ना हो, तो इस एनर्जी लॉस को हम रोकें कैसे, सबसे खास बात और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस एनर्जी लॉस को कैसे क्या चीज़ करें। तो इससे एक काम करें, आप इसको प्योर आयरन का ना बनाएं, अलॉय कर दें, मिश्र धातुओं का बना दें, आयरन मैग्नीज निकिल सबको मिक्स कर दें। तो इन सबको मिक्स करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इन सबको मिक्स करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये जो आपका डोमेन फील्ड था इसका एरिया घट जाएगा। थोड़ी दूर में आयरन का, थोड़ी दूर में मैग्नीज का। जैसे जब आपने मिश्र धातु का बनाया होता, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा क्रोड है, आपने इसको एलॉय का बना दिया, तो इसमें थोड़ा हिस्सा आयरन का, थोड़ा हिस्सा मैग्नीज का, थोड़ा हिस्सा निकिल का, छोटे छोटे लूप्स हो गए। अब छोटे छोटे लूप्स हो गए तो उनका कन्वर्जन आसान हो गया, एक डायरेक्शन में क्रिएट होना। इस तरीके से आसानी से वो हो गए एक डायरेक्शन में, तो उतना हीट नहीं क्रिएट किए, तो हीट का लॉस नहीं हुआ। हीट बनते हीट कंजर्व रहे, कहीं जाए ना दाएं बाएं, बाद में फिर से ठंडा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन वो जो हीट डिसिपेटेड हो जाता है वो एनर्जी लॉस कर देता है। तो यही कारण था कि जितनी एनर्जी हम इनपुट में दे रहे थे उतना एनर्जी हमको आउटपुट में नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा उनके बारे में। कुछ फ्लक्स, और जो मैं आपसे एक चीज़ कहा मैंने, क्या चीज़, वो ये है कि आज ये जो मैंने एक बात और कही कि भैया दो इसमें कॉइल्स थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। हम कहते हैं अगर इसमें 100 फ्लक्स क्रिएट हों तो 100 को 100 सेकेंडरी से भी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें 100 क्रिएट होते हैं, 20 से 30, 25, 30, 40 ही सेकेंडरी वाले में से जा पाते हैं, या 10-20% का लॉस हो ही जाता है। 100 क्रिएट हुए, 80 सेकेंडरी में से जाएंगे। तो जब फ्लक्स में लीकेज हो जाएगा, जितना क्रिएट होगा फ्लक्स उतना इससे नहीं पास आउट होगा, तो हमारे पास नुकसान होगा। क्या चीज़, कि हमारी जो मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस हो जा रहा है। जितना मैंने यहाँ पर दिया है उतना हमको यहाँ पर फ्लक्स नहीं मिल रहा है, तो उतना जब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा तो उससे भी कुछ फ्लक्स हानि हो जाती है। क्योंकि कोई भी इतना सही से दोनों को नहीं सेट कर पाता। कपलिंग, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के बीच जो कपलिंग है, इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपको जितना इसमें फ्लक्स जाए वो सब इसमें से भी होकर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है ना। कपलिंग का मतलब आपको समझाने की अगर कोशिश करें, जो समझदार है इसमें, ऐसे है, ऐसे है। जैसे इससे 50 ठू, एक ठू निकला इससे भी होकर जाए, दूसरा निकला इससे भी होकर जाए, तीसरा निकला इससे भी होकर जाए, लेकिन जैसे कोई इसका यहीं से निकले यहीं से चला गया, देखो ये वाला इसमें नहीं गया, तो ये है क्षरण, लीकेज। तो इस तरीके से क्या हुआ, कुछ थोड़ा सा एक बात घट गई कि जितना मैंने इसमें फ्लक्स लाइन क्रिएट किया वो सारा इससे नहीं गया। तो जितना इसमें वोल्टेज होगा वो सारा, वो जितना इसका ईएमएफ होगा, जितना इसका ईएमएफ वोल्टेज होगा उतना इसमें नहीं क्रिएट हो पाएगा। कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस हो ही जाएगा क्षरण के कारण। 100 फ्लक्स निकला तो 100 फ्लक्स सेकेंडरी में से नहीं गुजर पाया, तो इसमें उतना ईएमएफ नहीं क्रिएट कर पाते हैं जितना होना चाहिए। 100 फ्लक्स के कारण इसमें ईएमएफ क्रिएट हुआ था, और इसमें से 80 गुजरे तो इसमें 80 के कारण ईएमएफ क्रिएट हुआ, थोड़ा सा इस कारण भी। ठीक है ना। ये हो गया बेटा इसमें, इन फॉर्म्स में इसमें एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो जितने लॉस मैंने आपको दिखाए, इन सभी लॉसेस के कारण खास बात क्या है कि प्राइमरी कॉइल की जो आपकी पावर थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल ये कहीं ना कहीं ज़्यादा है पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के कंपैरिजन में, यानी Vs इंटू आई एस इज लेस देन Vp इंटू क्या Ip। तो दिया हमने 500 जूल, मिला हमको 80 जूल, 90 जूल, 400 जूल, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस हो रहा है। तो मेरी एफिशिएंसी क्या है, मेरी दक्षता क्या है, ठीक है ना। एफिशिएंसी या दक्षता क्या चीज़ है भाई, ठीक है। दक्षता भी एक बहुत बड़ी इसमें रोल निभाएगा। क्या चीज़ है दक्षता, इसको आप एक सीधे सीधे कह सकते हैं एफिशिएंसी, EFFI CIENCY एटा। कैसे निकलेगा ये, दिया कितना था आपने Vp इंटू IP, पाया कितना Vs इंटू IS। दिया इतना था Vp IP, पाया कितना Vs IS। तो देखते हैं हुआ ना, तो Vs अपान Vp IS अपान IP, ये आपकी दक्षता का सूत्र है। ट्रांसफार्मर की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है, लाभ क्या है ट्रांसफार्मर का, ये देखते हैं। आपको मैं एक लाइन में नहीं बता सकता इसका लाभ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक लाइन में बताएं इसका लाभ ट्रांसफार्मर का, तो एक लाइन में लाभ सिर्फ यही है इसका कि ये एनर्जी लॉस को कम करता है। अब अगर आप समझेंगे कैसे, एक लाइन में इसका लाभ एनर्जी लॉस को बहुत कम कर देता है, या दूसरे कहें कि एक बहुत बड़े रिसोर्सेस के, आयरन के रिसोर्स, मैन पावर, मेंटेनेंस, इन बहुत सारी चीजों से हमारी सहायता करता है। इन कई चीजों के परिप्रेक्ष्य में, इन सब के प्रोस्पेक्ट्स में आप समझने होंगे कैसे, मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि पावर हाउस में बिजली पैदा की गई, और पावर हाउस में बिजली पैदा की गई 20,000 वाट, इतनी बिजली आपको आपके घर में जरूरत है केवल 200 वोल्ट का। अब 20,000 वाट पैदा की गई है, आपको जरूरत कितने वोल्ट की है, 200 वोल्ट की। अब आपके घर में पावर हाउस से बिजली पहुंचाई गई, अगर इसी 200 वोल्ट पर पहुंचाई जाती है, तो देखिए इस तार के द्वारा पहुंचाया गया, तो देखिए कितना करंट जाएगा इस तार में, P बराबर V इंटू आई। 20,000 वाट पैदा किया गया बिजली,
वोल्टेज आपने दिया 200 वोल्ट, 200 वोल्ट पर आपकी ज़रूरत है, आपके घर पहुंचाया जा रहा है, इनटू आई। इस कंडीशन से जो करंट आपके घर में, इस तार में जो करंट गया वो 100 एम्पियर का गया। अब अगर 100 एम्पियर का करंट जाएगा तो आप सोच लीजिए कितना इसमें हीट क्रिएट करेगा, बेहद ज़्यादा। अब हीट क्रिएट करेगा तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। फिर 20,000 वाट पैदा किए थे, बहुत ज़्यादा, तो भेजने में ही, तार में ही लॉस हो गया, आपके घर तक वो एनर्जी पहुंची ही नहीं, तार में ही लॉस हो गया। अब इस एनर्जी लॉस को कम करने के लिए, कह तो रहे थे एनर्जी लॉस होगा, अब इस एनर्जी लॉस को कम करने के लिए आपने खूब मोटे मोटे तारों का यूज किया। अब मोटे मोटे तारों का यूज किया, रिसोर्सेस का लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा खपत आएगी किसकी, मेटल्स की। जिस भी मेटल का बनाओगे आप इस वायर को, और इतने मोटे तार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बीच बीच में खंभा जो गाड़ेंगे, वो खंभे भी मजबूत लगाने पड़ेंगे, उनकी मेंटेनेंस में खर्च आएगा, आयरन लॉस होगा। ये हुआ। अब ट्रांसफार्मर सर जी कैसे इस चीज को समझा सकता है, कैसे कम कर सकता है, हम बता रहे हैं। हम एक काम करते हैं, जो 200 वोल्ट पर आपको जरूरत थी, हम एक काम करते हैं, पावर हाउस में जहां 20,000 वाट की बिजली पैदा की गई, 20,000 वाट की, वहां पावर हाउस पर हम लगाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके खूब हाई वोल्टेज पर तुमको 11,000 वोल्ट पर तुमको हम 11,000 वोल्ट पर आपको पावर सप्लाई करेंगे। तो देखो, जो आपके घर में तो 11,000 वोल्ट देंगे तो घर भर उल्ट जाओगे। अगर तुम्हारे घर में 11,000 वोल्ट दे दिए तो घर भर उल्ट जाओगे, इतना पावर सह नहीं पाओगे। 200 वोल्ट, 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, इतना बहुत है। तो सर 11,000 वोल्ट दे रहे हो, हाँ 11,000 वोल्ट दे रहे, लेकिन पावर हाउस में मैंने 20,000 वाट बिजली पैदा की, लेकिन मैं तुमको 11,000 वोल्ट पर दूंगा। तो फिर देखिए करंट कितना होगा, 20,000 वाट पैदा किए सर, और 20,000 वाट पैदा किए, या फिर मान लीजिए 22,000 वाट पैदा किए, हम 22,000 वाट पैदा किए, और 11,000 वोल्ट पर हम तुमको दे रहे हैं। स्टेप अप लगाकर जानबूझ करके वोल्टेज बढ़ा दिए, जो करंट तुम्हारे घर भेज रहे हैं। अब हुआ क्या कि तार में करंट कितना बहेगा, 11 दूनी 2 एम्पियर करंट बहेगा। अब आप सोच लीजिए कहाँ 100 एम्पियर हाई करंट था, वो कहाँ का एम्पियर, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट पर बहुत हीट नहीं क्रिएट होगा, बहुत हीट नहीं क्रिएट होगा। तो पहली बात तो ये हो गया, एनर्जी लॉस कम हो गया। लेकिन सर घर में जब 11,000 वोल्ट पर आएगा करंट, तब तो घर भर उल्ट जाएंगे। हाँ सही बात है। तो तुम्हारे घर के पास खंभे लगे हैं, उस खंभे पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे। तो ये जो 11,000 वोल्ट पर आ रहा था तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर में तार गुजरने के पहले उसको ट्रांसफार्मर में डाल देंगे। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन रहेगा, वो 11,000 वोल्ट को कम करके 240, 220 जितनी ज़रूरत होगी उतना कर देगा। अब इतना मोटा हमको तार भी नहीं लगाना पड़ा, खपत कम हो गया। अब जब पतले तार हैं तो खंभे भी कमज़ोर हैं, एनर्जी लॉस भी कम हो गए, रिसोर्सेज का यूज भी कम है। जो आदमी टांगेगा उसको भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी मेहनत लगती है तारों को बिछाने में, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है। मतलब कुल मिलाकर ये चीज़ कहें कि बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में बहुत बड़ा लाभ है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ये बातें हो गई। अब देखिए और करंट हम लोग के पास, डीसी करंट। कौन सा करंट ज़्यादा बेहतर है, एसी करंट या फिर डीसी करंट? कुछ तर्कों के आधार पर इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, कौन सा करंट ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है सबसे ज़्यादा लाभदायक घरों के लिए है, डोमेस्टिक यूज़ में और इंडस्ट्रियल यूज़ में, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से अब समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डीसी करंट में, अब डीसी करंट जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनालिसिस के लिए, विद्युत विश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हमारे लिए। इसके अलावा जो आपका डीसी करंट है, इसके कुछ और भी लाभ है। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी डीसी करंट का लाभ है, लेकिन
एसी करंट ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है इंडस्ट्री में और घरों में। कैसे, अगर आपको समझें कि एसी करंट को समझाए तो आसानी से भेज सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हुए। डीसी करंट आपका ट्रांसफार्मर पर काम नहीं करता। हाई वोल्टेज पर दोगे तो हाई वोल्टेज पर जाएगा, लो वोल्टेज पर दोगे डीसी करंट तो लो वोल्टेज पर जाएगा। उसकी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए तुमको केवल रेजिस्टेंस का हेल्प कर सकते हो। और रेजिस्टेंस क्या करेगा, सीधी कहानी है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस हीट क्रिएट करके ही करंट की वैल्यू को कम करेगा, और हीट क्रिएट करेंगे एनर्जी का लॉस हो जाएगा। जबकि एसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ट्रांसफार्मर का हेल्प लोगे। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है, और ट्रांसफार्मर में जहां पर प्रेरकत्व लगा होता है, ट्रांसफार्मर में स्प्रिंग में एल होता है प्रेरकत्व। आपको बता चुका हूं मैं चोक कॉइल के बेस पर वोल्टेज को डाउन भी कर सकता है, वोल्टेज को अप भी कर सकता है, वोल्टेज घटा सकता है, बढ़ा सकता है, और एनर्जी का लॉस कम से कम करके। तो एक सबसे बड़ा लाभ ये चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि समझा दिए कि जो हमारे ऐसे जैसे विद्युत मोटर है, मोटर, पंखा, ये सब एसी करंट के सोर्स हैं, ठीक है ना। और ये अधिक यूजफुल होते हैं, यूटिलाइज्ड होते हैं। डीसी करंट के सोर्स उतने यूटिलाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और आपको बता दें, हाँ, डीसी करंट वहाँ लाभदायक है कहाँ, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में बताया तो इलेक्ट्रिक एनालिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस में, विद्युत अपघटन में, ठीक है ना, प्रबल चुंबक बनाने में डीसी करंट का लाभ है। डीसी करंट चुंबक बनाने में लाभ है। चुंबक जैसे हमको एक क्षेत्र, एसी करंट में तो चुंबक की क्षेत्र दिशा बदलती रहती है। एसी करंट चूंकि इस तरीके से चलता है, अब क्या है, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन में, फिर डीमैग्नेटाइज। तो एसी करंट में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, असल में 0 है। एसी करंट से आप कोई मैग्नेट बना ही नहीं सकते, सच बात तो ये है। एसी करंट से आप कोई मैग्नेट नहीं बना सकते, डीसी करंट से बना सकते हैं। ये डीसी करंट का लाभ है। उसके अलावा लेकिन एक खास बात यह है कि हम चाहें तो डीसी करंट ना इस्तेमाल करें, क्योंकि एसी करंट का हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। उसको एक दिशा में, उस एसी को डीसी बना सकते हैं रेक्टिफायर का यूज़ करके। वो आप पढ़ेंगे इसी सेकंड ईयर में, आगे पढ़ेंगे। हाँ, एसी करंट के कुछ दोष भी हैं, बहुत खतरनाक है, आपको बता चुका हूँ मैं इस चीज़ को। तेज झटका देता है, कहने को 220 लेकिन है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बता चुका हूं मैं इस चीज़ को। इसके अलावा क्या चीज़ है कि डीसी करंट मैक्सिमम जो है, एसी करंट जो है वो सतह पर बहता है, तार की सतह पर, मेटल के अपर लेयर पर बहता है, अंदर नहीं बहता। अधिकांश भाग एसी करंट का इस पर बहता है, अंदर नहीं बहता। तो ये खतरनाक है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तार को कई टुकड़ों में, आप देखे होंगे घरों में जो तार यूज है वो कई तारों का एक समूह होता है। उससे लाभ ये होता है कि हम किसी एक तार पर बहने वाले करंट को कम कर देते हैं। जैसे जो पूरा एक पद है, बहुत 500 एम्पियर बहना है तो पूरा 500 एम्पियर इसी पर बहेगा। अगर इसको कई तारों का समूह बना देंगे, 500 एम्पियर बहना है तो 500 एम्पियर उन पतले 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 सभी तारों में बढ़ जाएगा, तो किसी एक तार पर बहने वाला आवेश घट जाएगा। उससे क्षरण नहीं हो पाता है, किसमें, सराउंडिंग्स में बहुत तरीके के लॉस से हम बच जाते हैं। ये बात होगी। हाँ, विद्युत विश्लेषण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सब में केवल डीसी करंट यूज कर सकते हैं, एसी करंट नहीं।